Hello friends, a very good morning all of you. Welcome to Chandra Institute with रुचि मैम। तो चलें आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं, अपनी प्रैक्टिस से को आगे बढ़ाते हैं। सारे बच्चे फटाफट आ जाएंगे, सारे बच्चे फटाफट आ जाएंगे। यस, जितने लोग भी अभी नहीं जुड़े हैं वो सारे लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम कंटिन्यू करें। आई होप दैट सारा कुछ क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी, ठीक है। ऑडियो वीडियो था क्लियर? यस, चलिए तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सीन करते हैं, उसी के आगे का कंटिन्यू है। कल हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस किया था। होता क्या है बच्चों, देखिए जो भी जितना भी क्वेश्चंस रहता है एक पीडीएफ में रहता है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी करा दिया जाता है टेलीग्राम से। जितने भी बच्चे अगर क्वेश्चंस की नीड होती है तो वो टेलीग्राम से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पीडीएफ निकल आ सकते हैं। ओके, अब हम सीधे सीधे बात करना चाहेंगे, अपने क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखते हैं, आप फर्स्ट क्वेश्चन सीन कर रहे हो स्क्रीन पर, जैसे बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र है। विद्यालय का आधारभूत तंत्र है, क्वेश्चन बोला गया है, अच्छे से रीड करना है। बात किसकी हो रही है? एजुकेशन से। क्वेश्चन को रिलेटेड किससे है? एजुकेशन से, समान शिक्षा से। एक शब्द यहाँ पर, एक टर्म हमें देखने को मिलता है, समान शिक्षा। और किसके लिए? बच्चों और वयस्कों की। किसकी? बच्चों और वयस्कों की। इसके बाद हम देखते हैं क्या कि विद्यालय का आधारभूत तंत्र क्या था, तो बताएंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्या भूदान होगा, या फिर नई तालीम होगी, या फिर प्रयोग परियोजना होगी, या फिर मार्टेंडम, या फिर मारथंडम भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मारथंडम, और हिंदी वर्जन में जो लिखा हुआ है मार्टेंडम लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा हमारे यहाँ होम साइंस की क्लास कंटिन्यू है, न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुका है। पहले के जो बैच चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे, इसके साथ साथ पर डे क्लासेस चलती है 6:15 से, अर्ली मॉर्निंग 6:15 से 8 बजे तक आपकी ऐप पर क्लास चलती है। वहां पर सारे हमारे पेड स्टूडेंट होते हैं, और उसके बाद आपकी पर डे प्रैक्टिस भी हो रही है, नो डाउट। चलिए हम देखना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए भूदान क्या है। भूदान तो एक क्या है आपका आंदोलन है। भूदान क्या था? एक आंदोलन था। ठीक है, हम बात करेंगे अगर नई तालीम की, तो नई तालीम का मतलब होता है कि इसका मतलब ही होता है, इसका एक तरह से लोगो ही था, इसका कॉन्सेप्ट ही यही बनाया गया था कि आप ये कह सकते हो बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब जो बेसिक एजुकेशन है वो सबके लिए है, सबके लिए। मतलब चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो वयस्क हो, एनी भी कुछ भी हो। लेकिन अगर प्रेशराइज किया गया था, अगर इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा दबाव डाला गया, या लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये सोचा गया कि भाई नई तालीम जो है ये किसके लिए, खासकर बच्चों और क्योंकि वृद्ध लोगों का इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि हमारी जो जनरेशन आ रही है हम मेन उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि वृद्ध बहुत दिनों के लिए नहीं। इसलिए बाकी जो बेस, ऐसा नहीं कि अगर कोई वृद्धावस्था में पढ़ना चाहता तो उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जोर जो दिया जा रहा था वो किस पर दिया जा रहा था? वयस्कों और बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब था कि नई तालीम जो है आपकी, तो ये खास करके जो आइडियाज था वो बच्चों को सिखाई जाने वाली जो हमारी हस्तकला थी ना, हस्तशिल्प कला जो भी थी आपकी, इसके माध्यम से
कहने का मतलब इसी के माध्यम से आपकी ओवरऑल एजुकेशन को क्या कर देना, शिक्षा प्रदान कर देना। क्योंकि जब भी कोई चीज आपकी हस्तकला से संबंधित हो जाएगी, मतलब आप हाथों का प्रयोग करते हुए किसी चीज को करोगे, तो नो डाउट आपकी ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां काम करेंगी, और ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां करेंगी तो क्या होगा, अर्जन भी अधिक से अधिक होगा, इक्वेशन भी अधिक से अधिक होगा। ठीक है, समझ में आई बात ना। तो कहने का मतलब ये है कि नई तालीम जो थी बेसिक एजुकेशन से संबंधित थी कि कम से कम लोगों को इतना तो साक्षर कर ही दिया जाए कि वो नॉर्मली पढ़ सके, नॉर्मली लिख सके, और क्या कर सके कि अपने छोटे छोटे जो उनको किसी लायक बनाया जा सके, कोई उद्योग धंधा वो कर सके, अपना स्वयं का बिजनेस। ठीक है, समझ में आई बात ना। तो ये थी, और इसके बाद अगर प्रयोग परियोजना, तो ये एक परियोजना है मारथंडम योजना, ये भी हमारी एक योजना है मारथंडम योजना। मारथंडम योजना में क्या था कि यहाँ पर लोगों को खास करके लोगों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक यानी आध्यात्मिक आप बोल सकते हो, नैतिक, इन सभी पक्षों पर जोर दिया गया था। किसमें, मारथंडम योजना पर। मारथंडम योजना किसने स्टार्ट किया था, तो हमारे डॉक्टर स्पेंसर हैच थे। किसने, स्पेंसर हैच ने इस मारथंडम योजना को स्टार्ट किया था। ठीक है, स्पेंसर हैच ने स्टार्ट किया था, कब किया था, 1900, जो मारथंडम योजना थी वो आपकी 1928 में स्टार्ट हुई थी। कितने, 1928 में मारथंडम योजना स्टार्ट की गई। किसके द्वारा स्टार्ट की गई, स्पेंसर हैच के द्वारा स्टार्ट की गई। और इसमें आपका एक एसोसिएशन था, एक समुदाय था जिसको बोला जाता था यंग क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्या बोला जाता था, यंग क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये एक ऐसा एसोसिएशन था, इस एसोसिएशन के थ्रू स्पेंसर हैच महोदय को क्या हेल्प मिली थी, मतलब इनका सहयोग मिला था। इसी के सहयोग पर मारथंडम योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1928 में की गई थी। किसने की थी, स्पेंसर हैच ने की थी। नई तालीम समझ गए ना, नई तालीम क्या है, नई तालीम ऐसी एजुकेशन है जो सबके लिए है, सबके विकास के लिए है, सबके की कोई भी ऐसी है स्वार्थी एजुकेशन नहीं है। थोड़ा सा हम भूदान आंदोलन की चर्चा करेंगे। भूदान क्या है, आपका ये आंदोलन है, इसकी हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए, जब हम, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो देखिए जब हम भूदान आंदोलन की बात करते हैं, किसकी, भूदान आंदोलन की बात करते हैं, तो ये आपका 1951 में विनोबा भावे द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1951 में विनोबा भावे द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, भूदान आंदोलन की। ठीक है, अब होता क्या था कि इसका ये भी पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई कहां से थी, तो हुई थी तेलंगाना क्षेत्र है ना, तेलंगाना जो आपका पर्टिकुलर एक स्टेट है, एक राज्य है, जो कि कहां से, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। आपको पता होना चाहिए, पहले एक ही में था, किस में था, आंध्र प्रदेश से ऐड था, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश से अलग हो चुका है। आप ये बोलोगे कि तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। कहां से, तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से, पोचमपल्ली ग्राम से इसकी क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। किसकी स्टार्टिंग हुई थी, भूदान आंदोलन की। ओके, आई होप दैट ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम क्या बताना चाहेंगे, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को यह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ यह है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाया जाए जिस तरह वे नहीं करते। ये बात किसने बोली थी, ये बात किसने बोली थी, फटाफट बताएंगे सब लोग, ये बात किसने बोली थी, ये बात किसने बोली थी भाई,
किसने बोला था? ऑप्शन नंबर ए है केएल से एलडी, दूसरा है पीआरआर सिन्हा, तीसरा है जॉन डीवी और चौथा है रस्किन। तो ये बात बोली थी किसने? रस्किन महोदय ने। रस्किन महोदय ने ये बताया कि देखिए शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि लोगों को ये बताया जाए वो जो नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कोई चीज नहीं जानता सिर्फ हमें उसी की बात को बताना है, वही बात बताना है। नहीं, उन्होंने ये बताया कि शिक्षा का अर्थ ऐसा है जिस पर हम पूर्ण रूप से उसको हर तरीके से, चाहे वो व्यवहार के मामले में हो, चाहे वो क्रिएटिविटी के मामले में हो, किसी भी मामले में उसको नॉलेज देना है। कुल मिला के शिक्षा उन्होंने ये बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि शिक्षा आपकी सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिस व्यक्ति की नॉलेज व्यक्ति को नहीं है आप उसी की नॉलेज दे दो बस काम खत्म। ये नहीं है शिक्षा, ठीक है। ऐसा बोला था किसने? हमारे रस्किन महोदय ने बोला था, ठीक है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्या है 14 क्वेश्चन नंबर? वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा है। अब आप लोग क्या पढ़ते हो? औपचारिक एजुकेशन पढ़ते हो, अनौपचारिक एजुकेशन पढ़ते हो, स्थानीय एजुकेशन पढ़ते हो, संरचनात्मक भी पढ़ते हो। लेकिन अब आप बताइए क्या ये बुकिश लैंग्वेज है? क्या नहीं है ना बुकिश लैंग्वेज। दिस इज नॉट अ बुकिश लैंग्वेज। आपको यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर हर चीजों को बाय एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ना है, नो डाउट। तभी आपके सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो देखिए वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है, किसी भी व्यक्ति का अगर सदस्यता रोल रहेगा तो उसके कुछ मीजर्स होंगे ना, उसके कुछ मापदंड होंगे, या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी कार्यालय वाहक को चुनेगा तो उसमें कोई ना कोई रूल होगा। विदाउट रूल किसी भी कार्य को फाइनली ओके नहीं किया जा सकता है। दिस इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रक्रिया होती। अब प्रक्रियाएं होंगी, इसका मतलब अगर प्रक्रियाएं हैं तो स्टेप होगा। प्रक्रियाओं को ही आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? स्टेप है ना, कि आप एक बार एक एक स्टेप को फॉलो करोगे। सपोज एग्जांपल एक देकर जब समझाना चाहेंगे, अगर ऐसे ना समझ रहे हो भाई टीजीटी की वैकेंसी आई है, तो टीजीटी की वैकेंसी आई है तो नो डाउट कि टीजीटी की वैकेंसी ऐसे तो नहीं सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए हमें फॉर्म डालना पड़ेगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, आफ्टर देन हम सेलेक्ट होंगे ना। तो कहने का मतलब ये क्या है? पूरा का पूरा प्रक्रिया है, पूरा का पूरा प्रोसेस है। अंडरस्टैंड? आई होप दैट आप समझ गए होंगे। तो अब बताएंगे, अब तो आंसर आप फाइंड कर ले जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा। मोस्टली बच्चों ने बी ऑप्शन बताया और कुछ बच्चों ने ए भी बताया, कोमल मिश्रा ने ये बताया है। बाकी जी देखिए ये क्या होगी? औपचारिक होगी। भाई स्वाभाविक सी बात हमने बता दी, अगर सदस्य लाए कोई भी काम अगर वो प्रक्रियाओं के थ्रू, पूरे सिस्टम के थ्रू करेगा तो सिस्टम कहां पर फॉलो होगा? अंडरस्टैंड? औपचारिकता में सिस्टम फॉलो होता है, अनौपचारिक में सिस्टम नहीं फॉलो होता है। वहां पर व्यक्ति अपनी नीड के अनुसार आता है, जाता है, शिक्षा को ग्रहण करता है। किसी भी टाइम, किसी भी जगह, किसी भी समय अनौपचारिक शिक्षा ली जा सकती है, लेकिन औपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं है, वहां पर आपको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थानीय। स्थानीय का मतलब पर्टिकुलर एक प्लेस से, कहां से? पर्टिकुलर एक प्लेस से स्थानीय मतलब हो जाता है। संरचनात्मक की बात करते हैं तो संरचनात्मकता का मतलब होता है स्ट्रक्चर बेस्ड। क्या होता है? स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस्ड जो चीजें होंगी, मतलब हमें कोई भी काम करना है, कोई भी प्रक्रिया करना है, किसी भी प्रक्रिया को करने से पहले हम उसका क्या स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसका ढांचा तैयार करते हैं, उसका पूरा पूरा मैनेजमेंट करते हैं, जो कि हम लोग किसमें पढ़ते हैं? होम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। होम मैनेजमेंट में हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना कि जब हम आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं, उसमें हम क्या यही तो चीजें देखते हैं ना कि वहां पर हम लोग पहले क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं। बजट अगर हमें अपने घर का बनाना है तो उसके पहले हम क्या अपना धन को खर्च करने से पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी इन चीजों का इन चीजों का यूटिलाइज होगा, ठीक है। समझ गए ना? तो ये चारों ऑप्शंस क्लियर हुए।
इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन औपचारिक है। अब अगर आप क्या देखना चाहो, औपचारिक और अनौपचारिक, तो ये जो भी औपचारिक में होगा वो अनौपचारिक में नहीं होगा, जस्ट अपोजिट। आपको यही समझ लेना है क्या, जस्ट अपोजिट। इसका ये जस्ट अपोजिट होती हैं सारी की सारी चीजें। बहुत अच्छे से जब मैंने कम्युनिकेशन आपको पढ़ाया है, जितना आपके होम साइंस लेवल में जरूरत होती है, आई थिंक वो पूरा का पूरा यूट्यूब वीडियो पर गया है, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जितना होम साइंस से पूछा जाता है। चैलेंज है इस बात का दोस्तों कि ये समझ लो कि अगर कम्युनिकेशन से चैप्टर आएगा, कम्युनिकेशन से पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैप्टर की बात हो रही है, ना कि पूरी की पूरी आपके एक्सटेंशन की बात हो रही है। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, मैं कम्युनिकेशन चैप्टर की बात कर रही हूँ। वहां जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। दिस इज माई पर्सनल ओपन चैलेंज। उससे बाहर नहीं जाएगा, वहीं से सारे के सारे नेट के पेपर वहीं से फंस जाते हैं। आपके पर्टिकुलर होम साइंस की मैं बात कर रही हूँ, अदर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यस, चलिए अब हम देखेंगे, क्योंकि हम जिस चीज को पढ़ाते हैं पूरे विश्वास के साथ आपको बोलते हैं कि नहीं यहां से आएगा तो आएगा, जहां पर पॉसिबिलिटीज नहीं रहती हैं वहां मैं बिल्कुल बोल देती हूँ कि यहां से ऐसा आने वाला ही नहीं है, और जहां से चीजें आती मैं बोल देती हूँ कि देखो यहाँ 5 स्टार कर लो, ये मान लो कि आएगा। और कुछ कुछ जहां पर कुछ पॉसिबिलिटीज रहती हैं तो बोल देते हैं भाई देखो ध्यान रखिएगा, मे भी ऐसा हो सकता है आपके साथ है, ठीक है। तो खैर जो जितने भी पेड स्टूडेंट है वो जानते हैं, इस बात को बताने वाली बात नहीं है ये। चलिए, आप लोगों को पता होगा कि आपका विज्ञापन रद्द हो चुका है, जो अभी आया था, जिसके लिए हम सब लोग मेहनत कर रहे थे, ठीक है। मैम टेलीग्राम में लाइव क्यों नहीं आया आज का लिंक? बेटा लिंक आया है, लिंक पड़ा होगा टेलीग्राम में, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा होगा। पीजीटी की फीस जानना है, आप इंस्टीट्यूट से संपर्क कर लें, वो सारी जानकारी बेटा वही आपको इंस्टीट्यूट से ही मिल पाएगी, ठीक है। इसके लिए हम आपको यहाँ से नहीं बता सकते, मुझे भी जानकारी नहीं। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, मैं आपको बता रही थी आपका विज्ञापन रद्द हो गया है, कुछ ऐसी खामियां थी, अभी से कुछ खामियां थी। बड़ी सोचने योग्य बात हो जाती है कि क्या विज्ञापन निकला था तो वहां पर एक्सपर्ट नहीं थे, उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या भर्तियों से संबंधित रूल्स थे वो नहीं पता थे क्या? जो विज्ञापन निकाल दिया गया था और एट लास्ट उसको फिर से कैंसिल करना पड़ा, उसको फिर से रद्द करना पड़ा। तो कुछ विडंबनाएं अपने अभी भी आयोग में बहुत ज्यादा हैं। ईश्वर जाने कब तक ऐसा सब चलता रहेगा। खैर हम लोगों को अपनी पढ़ाई करना है, पढ़ाई पर फोकस देना है, क्योंकि वैकेंसी आ जाएगी तब ये समय नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विस्तारण शिक्षा से प्रतिभागिता ... है। विस्तारण शिक्षा से प्रतिभागिता, प्रतिभागिता का मतलब पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करना, ठीक है। प्रतिभागिता ... है, जबकि विद्यालय उपस्थिति ... है। अब आपको ये समझना है, देखो इसमें समझना क्या है, विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता, प्रतिभागिता के लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा हो, वहां पर आप पार्टिसिपेट तभी कर पाओगे जब आपकी इच्छा होगी, ऐसे नहीं कर पाओगे आप पार्टिसिपेट। दूसरी चीज क्या है, जबकि विद्यालय की उपस्थिति आवश्यक है। विद्यालय, अगर आप किसी काम को अपनी स्वेच्छा से करना चाहते हो तो वहां पर आपकी उपस्थिति क्या हो, आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। जबकि ये बताया गया कि उपस्थिति तो जरूर आवश्यक होगी। अब अगर इसी को दूसरे तरीके से आप सोचना चाहो कि विस्तारण शिक्षा से प्रतिभागिता क्या है, ऐच्छिक है, तो यहाँ पर उपस्थिति तो कंपलसरी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ आप ऐच्छिक होगे कि अनैच्छिक हो, क्योंकि ये आपकी किस पर, इच्छा पर डिपेंड करता है। भाई जरूरी नहीं कि हम स्कूल में गए हैं, हम क्लास में बैठे हैं तो क्लास में जो बताया जा रहा है हम उसको सारा चेज कर रहे हैं। क्योंकि एक और एग्जांपल आपको यहीं पर देना चाहेंगे, यहाँ पर इतने सारे लोग जुड़े, जितने भी लोग जुड़े हो, यहाँ पर ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो प्रॉपरली सुन रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो कॉपी पेस्ट पर लगे रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि फिर उनका दिमाग कहाँ जाता है, उस मैसेज को टेक्स्ट करने में जाता है। ठीक इसी तरह वहां क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चा शारीरिक रूप से तो प्रेजेंट रहता है लेकिन मानसिक रूप से क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो ये जो होती है प्रतिभागिता होती है, ये आपकी ऐच्छिक होती है, ठीक है।
अगर आप इच्छुक हो तब आप नो डाउट आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, अदरवाइज आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे। तो अब समझ में आया होगा, आई थिंक आप समझ जाओगे इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो चलिए बताएं सब लोग इसका राइट ऑप्शन क्या है। यस, सारे बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आपका बी इज द राइट ऑप्शन होगा। ऐच्छिक एवं आवश्यक, मतलब कि विस्तारण शिक्षा से प्रतिभागिता ऐच्छिक है जबकि विद्यालय उपस्थिति आवश्यक है। ओके, क्लियर हुआ। तो चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है। चेतना जागृत करने के लिए, लोगों को जगा, चेतना जागृत करना, लोगों को जगाना, मन से जगाना, दिल से जगाना, ठीक है ना। ये नहीं कि सो रहा है पड़े पड़े तो उसको हम जगाएंगे जाके, हिलाएंगे जाके, नहीं। चेतना का मतलब है उसकी जो इच्छाएं, जो उसका विश्वास, जो इसका विचार दबा हुआ है किसी कुरीतियों के माध्यम से, समाज में व्याप्त कुरीतियों से, तो उसके विषय में लोगों को जगाना ही क्या कहलाता है, चेतना कहलाता है। नई ऊर्जा भर देना ही क्या कहलाता है, चेतना कहलाता है। अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। तो चलिए हम देखते हैं क्या, देखिए आपका यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर अभियान सी सही जाएगा। बाकी जो सेमिनार होते हैं, देखो जो सेमिनार होते हैं, जो प्रदर्शन होते हैं, जो सामूहिक चर्चा होती है, तो सेमिनार नो डाउट आपके पर्टिकुलर एक निर्धारित स्थान पर होती है। वहां पर सेमिनार जो होते हैं तो पर्टिकुलर एक टॉपिक पर होती है, तो स्वाभाविक सी बात सेमिनार में वही पार्टिसिपेट करेंगे जो उससे इंटरेस्टेड होंगे, उस सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड होंगे, ना कि वहां पर उनकी भावनाओं को जगाया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जागृत हैं तब तो वो सेमिनार पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और कोई क्यों नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो लोग ऑलरेडी क्या है, जागरूक है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए नहीं होगा। प्रदर्शन, जब हमको पता होगा किसी चीज के बारे में तभी तो हम प्रदर्शन कर कर दिखाएंगे, मतलब हमको उसके बारे में जानकारी होगी तभी तो हम आपके सामने प्रदर्शित करेंगे चीजों को। इट मीन्स ये भी कैसे हैं, जागृत है, ठीक है। जो आपका अभियान होता है, इसको बोला जाता है ना, आधी रोटी खाएंगे स्कूल पढ़ने जाएंगे, सब पढ़े सब बढ़े, तो ये क्या है, ये एक अभियान चलाया जाता है। देखो गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं या कस्बा एरिया में, ब्लॉक एरिया में, तो वहां पर क्या बच्चों की रैलियां निकाली जाती हैं, ग्रामीण लोगों को उन लोगों को बहुत ही ज्यादा जागरूक किया जाता है कि भाई आप सारी इन सब चीजों, जैसे एजुकेशन, इलिटरेसी अपने यहाँ बहुत ज्यादा थी, तो ये जागरूकता अभियान चला चला के क्या लोगों को जागरूक किया गया कि भाई एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग, ठीक है। ये बताया गया, इस चीज का क्या एक तरह से उनके मन में जो दबी भावनाएं थी उनको जागृत किया गया। और जो आपकी सामूहिक चर्चा होगी, तो चर्चा भी देखो, चर्चा भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर की जाएगी, ऐसे नहीं की जाएगी तो जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी वो वहां पर बैठेगा ना, वो वहां पर, इसका मतलब वो क्या है। और भाई जो चर्चा करेगा, इसका मतलब अगर उसका सुझाव देगा तो कौन देगा, जिसको नॉलेज होगी ना। आई होप दैट आप समझ गए होंगे कि सामूहिक चर्चा क्या होगी। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्न में से कौन गैर प्रक्षेपिक दृश्य साधन है। तो देखिए गैर प्रक्षेपिक दृश्य साधन कौन सा होगा। गैर प्रक्षेपिक का मतलब समझ रहे हो, मेघना सिंह मेघना, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, व्हाट्स प्रॉब्लम। चलिए हम देखते हैं निम्न में से कौन सा गैर प्रक्षेपिक दृश्य साधन है। गैर प्रक्षेपिक मतलब जिस पर प्रोजेक्शन नहीं होगा, जिस पर प्रोजेक्शन नहीं होगा वो क्या होगा, आपका गैर प्रक्षेपित साधन होगा, गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन होगा। वो सिर्फ और सिर्फ हमें विजुअल होगा, यानी दिखाई देगा, ना कि ऑडिबल होगा, ठीक है, ना कि ऑडिबल होगा यानी कि सुनाई देगा। तो समझ लीजिए, आप देखिए जब हम वीडियो, अब आप ये क्या, यूट्यूब का वीडियो ही तो चल रहा है ना, तो ये क्या है, प्रोजेक्टेड है, ठीक है, प्रोजेक्टेड है मतलब कि प्रक्षेपित है, भाई सीधे सीधे प्रक्षेपित हुआ है। लेकिन अंतर क्या है, ये ऑडिबल है और विजुअल भी, हम दिखाई भी दे रहे हैं, हम सुनाई भी दे रहे हैं, आपको दोनों काम हो रहे हैं ना। तो समझ गया ना आप लोग। तो देखिए, और ओपेक प्रक्षेपण ये भी आपका कैसा होता है, ये भी आपका प्रक्षेपित होता है। इसके बाद जो आपके
चलचित्र होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके प्रक्षेपित होते हैं। अब चलचित्र में कुछ लोग क्या करते हैं, कठपुतली इन सब के थ्रू चलचित्र दिखाते हैं, कुछ लोग क्या अपना वीडियो बना के ही उसको दिखाते हैं, फिगर को ऐड करते हैं और चलते हुए बिल्कुल सजीवता लाते हैं। चित्रण में क्या लाते हैं, सजीवता लाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका बचता क्या है, चौक और बोर्ड। चौक और बोर्ड, ऐसा नहीं है कि हमको चौक और बोर्ड से अगर पढ़ाना है तो हमें उसके लिए जरूरत होगी किसकी, प्रक्षेपित साधन की, ठीक है। तो चौक और बोर्ड से, एक चौक तो सभी जानते होंगे, आई थिंक बोर्ड भी सभी जानते होंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए फ्लैश कार्ड की जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जाता है। कौन सा, 10 से 12, कौन सा जाता है आपका, 10 से 12 जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करना चाहेंगे हम थोड़ा सा दूसरे पॉइंट की, किस पॉइंट की हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पर जो 20 और 22 दी हुई है, तो मोस्टली हम लोग अपनी बुक में क्या पढ़ते हैं, मैं बुक की बात कर रही हूँ भाई। देखो हम अपना विचार दे सकते हैं कहाँ पर, जहां पर सामाजिकता की बात होगी, जहां पर ऑथेंटिक की बात होगी, लेकिन जो चीज रिटन फॉर्म में है, दो चीज आपकी बिल्कुल से प्रमाणित है, उसको हम वही पढ़ेंगे कितना भी चेंज ना हो। जैसे हम कभी कभी आप कोई एग्जाम्पल देते हैं और बाद में बोलते हैं क्या कि देखो इट्स माई पर्सनल व्यूज नॉट अ ऑथेंटिक, इस पर आपको विचार नहीं करना और ना ही इस विचार के अकॉर्डिंग आपको करना है। जहां पर ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि मैं बताती हूँ कि यहाँ पर हमारा विचार काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपकी बुक काम करेगी। प्रमाण आपको आयोग को बुक का देना है, ना कि मेरा प्रमाण देना है कि मैडम मेरी ऐसा कह रही थी, तो मैडम का कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है, बुक का प्रमाण है। तो देखिए जब हम बुक की बात करते हैं तो किसी किसी बुक में क्या हमको अक्सर मिलता है, फ्लैश कार्ड की संख्या जो है वो नॉर्मली हमें होती है कितनी, 8 से 20, कितनी, 8 से 20 कार्ड की संख्या होती है। तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि फ्लैश कार्डों की सॉरी थोड़ा गला खरच रहा, चलिए फ्लैश कार्डों की अगर संख्या पूछी जाती, मैक्सिमम संख्या पूछी जाती, तब आप कितना करोगे, 20, ठीक है, कितना करोगे, 20। तो देखिए ये जो संख्या ये ओवरलैप हो रही है, ओवरलैप हो रही है ना यहाँ पर 20 से 22, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से है। लेकिन अगर हम इस बात की बात करते कि अगर आपका 10 से 12 ना होता, ठीक है, ना होता, तब आप बेशक इसको भी आप कर सकते थे 20 से 22। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि कार्डों की संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर 10 से 12 ऐसा आयोग द्वारा माना गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसका राइट माना गया। जबकि ये जो 10 से 12 है ये साइज होता है, क्या होता है, साइज होता है। 10 से 12 जो बताया गया ये क्या होता है, साइज होता है, 10 से 12 इंच। एक कार्ड कितने का होगा, 10 से 12। अच्छा खैर ये तो अलग की बात हुई। अब आपको समझना है कि फ्लैश कार्ड होते क्या। देखो फ्लैश कार्ड होते हैं एक तरह के, क्या होते हैं आपके, इस तरह से कार्ड बने होते हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 से 12 इंच की होती है। इन कार्ड्स में क्या होता है कि इन कार्ड्स के एक तरफ पिक्चर होती है और एक तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ उसकी कहानी लिखी होती है। मान लीजिए हमको बच्चों को समझाना है, बच्चों को संदेश देना है क्या, कि लड़की और लड़के में भेद नहीं करना है, तो हम यहाँ पर कुछ फिगर्स को ऐड करेंगे और उसके पीछे उसी से संबंधित छोटी छोटी कहानी लिख देंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, बहुत छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो आप एक तरफ बना दोगे ए फॉर एप्पल और पीछे आप उस एप्पल का थोड़ा सा डिटेल कर दोगे। यही होते हैं आपके फ्लैश कार्ड। तो ये खास करके बच्चों में आगे और पीछे दोनों ही तरफ यूज किए जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है कार्ड की वो 8 से 20 होती है। ये साइज को इंडिकेट करता है क्या, 10 से 12 इंच। लेकिन अगर कार्ड की हम संख्या की बात करें तो देखिए यहाँ पर वैसे एप्रोप्रिएट राइट ये जाएगा, और अगर हम साइज की बात करें तो ये साइज होता है, ना कि कार्ड की संख्या होती है। ठीक है, समझ गए बात। दोनों ही चीजें क्लियर हुई कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैम
हमारा फिर डिजर्व तो ये भी करता है, तो बिल्कुल सही बात है, आपका ये ऑप्शन भी डिजर्व करता है, ये ऑप्शन भी डिजर्व करता है। इसलिए मेरा मानना है, ऐसा मैं मान रही हूं, इसलिए मेरा मानना है कि इस ऑप्शंस को राइट किया गया, ठीक है ना, क्योंकि इस ऑप्शन को, क्योंकि जब हम 8 से 22 की बात करते हैं तो ऑप्शन ये भी डिजर्व करता है, ऑप्शन ये भी डिजर्व करता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत तो दोनों संख्याएं आ रही हैं ना, दोनों संख्याएं इसके अंतर्गत आ रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन को लिया गया है, ठीक है। अब आप कुछ भी मानो, प्रिंटिंग मिस्टेक मानो या कुछ भी मानो, आप समझ सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। पोस्टर में ABC का मतलब क्या है? पोस्टर में ABC का मतलब क्या है? तो ABC का अर्थ क्या है? ध्यानाकर्षण, संक्षिप्त व स्पष्ट, ध्यानाकर्षण बड़ा व स्पष्ट, ध्यानाकर्षण आकर्षण संक्षिप्त स्पष्ट, या फिर आकर्षण संक्षिप्त व रंगीन। तो बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन सारे बच्चे बताएंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए बताएं भाई, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे। सी, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो आकर्षण और ध्यानाकर्षण में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, आकर्षण और ध्यानाकर्षण में अंतर होता है। आकर्षण का मतलब होता है सुंदर लगना, ठीक है, आकर्षण का मतलब होता है कोई चीज सुंदर लगना देखने में, और ध्यानाकर्षण का मतलब होता है हमको चीजें दिखाई नहीं दे रही लेकिन हम उसकी तरफ क्या है, आकर्षित है, पे अटेंशन, जिसको बोलते हो क्या, पे अटेंशन। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आकर्षण बोलते हो, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या, आकर्षण संक्षिप्त और स्पष्ट, ठीक है ना। संक्षिप्त का मतलब देखो पोस्टर होता है क्या, तो उसमें चीजों को बहुत ही ब्रॉड करके नहीं लिखा जाता है, मेन पॉइंट को इंडिकेट किया जाता है, मेन हेडिंग्स को इंडिकेट किया जाता है, ना कि पूरी की पूरी कहानी पोस्टर में लिखी होती है। पोस्टर में थोड़ा सा मैसेज देने के लिए कुछ शब्द को मेंशन किया जाता है जो कि सुंदर दिखना चाहिए, और पोस्टर में जो भाषा लिखी जाती है वो बिल्कुल स्पष्ट लिखी जाती है, ऐसा नहीं कि गंदा गंदा लिखा हो, गंदी राइटिंग लिखी हो, तो इन सारी चीजों का ध्यान दिया था। इसलिए ABC का मतलब क्या हुआ, आकर्षक संक्षिप्त व स्पष्ट। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हमें बताना है कि सही सुमेलित क्या नहीं है। बताइए भाई, सही सुमेलित क्या नहीं होगा। तो देखिए व्यक्तिगत जो ग्रह भेंट है वो व्यक्तिगत संपर्क बताया गया, जो दूरदर्शन है वो जनसंपर्क बताया गया, जो संगोष्ठी है उसको भी जनसंपर्क बताया गया, और जो परिणाम प्रदर्शन है वो व्यक्तिगत संपर्क बताया गया। अब हमको इसमें फाइंड करना है कि हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, सारे बच्चे बताएंगे। तो देखिए इसको समझ लो, थोड़ा सा समझ लो आप लोग। देखिए ग्रह भेंट का मतलब क्या होता है, हम किसी से पर्सनली घर में जा करके क्या कर रहे हैं, उससे मुलाकात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हम घर में जा करके मुलाकात कर रहे हैं। तो वो क्या, जब हम किसी के घर में जाएंगे तो भाई स्वाभाविक सी बात क्या हो जाएगा, वो पर्सनल मीटिंग हो जाएगी ना, पर्सनल मुलाकात हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल राइट लग गया। दूरदर्शन चैनल रहता है ना, तो अब दूरदर्शन चैनल जरूरी तो नहीं कि पर्सनल हम ही देखते हो, सब लोग देखते हैं, पूरा इंडिया देखता है, ठीक है, हर जगह दूरदर्शन चैनल चल रहा है। तो ये भी क्या हो गया, जनसंपर्क, मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में, वो क्या हो जाएगा, जनसंपर्क। दूसरा होता है संगोष्ठी। संगोष्ठी भी पर्टिकुलर, संगोष्ठी का जो आयोजन किया जाता है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के अंडर में नहीं किया जाता भाई। संगोष्ठी का मतलब ही होता है आयोजन, एक ऐसा आयोजन जहां पर कई सारे विद्वान सम्मिलित हों, बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, अनगिनत, तो वही हो जाता है कि आपकी संगोष्ठी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, जनसंपर्क, तो ये भी सही चला गया। बचा क्या, परिणाम प्रदर्शन। देखो चाहे आप ये कहो परिणाम प्रदर्शन, जिसको आप बोल देते हो इंग्लिश में क्या, एक शब्द इसके लिए आप लगा सकते हो, जनरलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइज कर दिया मतलब पब्लिश कर दिया।
तो जब भी परिणाम का प्रदर्शन किया जाता है तो परिणाम का प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं किया जाता है। जब भी किसी भी चीज का परिणाम का प्रदर्शन किया जाता है तो उसको सब देखते हैं और सब फॉलो करते हैं, और परिणाम प्रदर्शन के अकॉर्डिंग ही समाज में चीजों को वैल्यू दी जा रही है, ठीक है ना, उसका मूल्य दिया जाता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए कैसा एग्जाम्पल बताएं आपको, जैसे आपका फोन ही है, फोन क्या है आपका, फोन को यूज किया गया, भाई बोला गया कि देखो जो स्मार्टफोन है इनसे हमारी कई सारी प्रॉब्लम रिमूव हो सकती है, हम इनमें पढ़ सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, एनीवे कुछ, यानी कि उसका रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट आया बहुत अच्छा, द बेस्ट। तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति उस चीज को नहीं लेगा, परिणाम प्रदर्शन जनरलाइज कर दिया गया, लोगों को बताया गया, तो ये व्यक्तिगत संपर्क नहीं होगा, ये सबको बताया जाएगा कि हाँ भाई ऐसा, जो सत्य है वो सबको बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से समृद्ध समूह संपर्क की विधि नहीं है, समूह संपर्क की विधि नहीं है, चलिए बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो है आपका प्रदर्शन, दूसरा है भाषण, और तीसरा है आपका खेत एवं गृह भ्रमण, और चौथा है आपका विचार और विमर्श। तो चलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं बताना है भाई, देखो जब भी समूह संपर्क की बात होगी, हम अगर किसी को स्पीच देंगे, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको स्पीच दे रहे हैं, तो क्या हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति को कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। इसका मतलब प्रदर्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, समूह से हो रहा है। अब नहीं की बात पूछी है तो ये भी इससे क्या हो गया, अटैच हो गया। भाषण जब भी दिया जाता है, प्रदर्शन मतलब होता है करके दिखाना, अब एक व्यक्ति को नहीं करके दिखाएंगे, हम कई लोगों को करके वो चीजें दिखाएंगे। प्रदर्शन जब भी किया जाता है तो कई लोगों के बीच में किया जाता है, एक एक को नहीं किया जाता है। भाषण जब भी स्पीच दी जाती है तो समूहों के संपर्क में दी जाती है। विचार विमर्श किया जाता है वो भी एक समूह की उसमें भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है। प्रदर्शन भी आपका हम एक व्यक्ति को करके दिखा सकते हैं और कई व्यक्तियों को भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन जो आपका खेत एवं गृह भ्रमण होता है ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम पर्टिकुलर यहाँ पर पूरा का पूरा घर में पूरे समूह को लेकर के बैठा दें, या खेत भ्रमण करने जा रहे हैं तो पूरी की पूरी जनता जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, खेत एवं गृह भ्रमण। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ITK का प्रतीक है, ITK का प्रतीक है, बताएं, बताना चाहेंगे ITK का प्रतीक है, बताइए इसका क्या होगा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। एक सेकेंड रुकना बच्चों। एक सेकेंड। चलिए ओके, देखते हैं ITK का प्रतीक, ITK का प्रतीक क्या होगा। ITK के प्रतीक की बात आती है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पारंपरिक तकनीकी ज्ञान, इसके बाद है आपका क्या, भारतीय टेलीफोनिग्राम, इसके बाद आपका एकीकृत तकनीकी ज्ञान, और चौथा है आपका एकीकृत ट्रिपकाइंड। तो बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, पारंपरिक तकनीकी ज्ञान, पारंपरिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी नॉलेज, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि कोई भारतीय होगा, पर्टिकुलर नहीं बोला गया है, ना कि कोई एकीकृत ऐसी तकनीकी नहीं है, और ना ही कोई आपकी ये एकीकृत ट्रिप काइंड है, ठीक है। ये इसका सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया है
कि ये किसका प्रतीक है, तो ये आपका पारंपरिक तकनीकी ज्ञान का प्रतीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। प्रसार शिक्षा क्या है? क्या अव्यवहारिक शिक्षण है, या व्यवहारिक शिक्षण है, या सामूहिक शिक्षण है, या फिर शिक्षण है, विज्ञान शिक्षण है? तो देखिए, अव्यवहारिक मतलब जिसमें कोई व्यवहार ना हो। तो प्रसार शिक्षा में हम क्या पढ़ते हैं? प्रसार शिक्षा में हम क्या व्यवहारों का अध्ययन भी करते हैं। किसका? व्यवहारों का अध्ययन भी करते हैं प्रसार शिक्षा में। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं अपने प्रसार शिक्षा में, तो अव्यवहारिक तो अपने मन से कट गया, इसके बाद बचा का आपका व्यवहारिक, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सामूहिक शिक्षण, जो प्रसार शिक्षा की जो पद्धति है, तो वो एक तरह से आपकी जो आपकी प्रसार शिक्षा की पद्धति, वो एक सामूहिक शिक्षण हो भी सकती है और नहीं भी सकती है। यहाँ पर दो दो पहलू निकल कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सामूहिक शिक्षण ये आपका गलत है, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि आपकी विज्ञान शिक्षण गलत है, ये भी नहीं गलत है, सही तीनों है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट ऑप्शन क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका क्या है? व्यवहारिक शिक्षण है। जबकि ये दोनों ही सही है, सामूहिक भी सही है और आपका विज्ञान भी सही है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब हम लोग क्या किसी भी एक पर्टिकुलर योजना को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि वहां पर बच्चों खेती करने की नई नई तकनीकी दिखाई जाती है। मतलब टेक्नोलॉजी से अब टेक्नोलॉजी कहाँ से? साइंस से जुड़ गई। इस तरीके से ये विज्ञान शिक्षण सही है। सामूहिक शिक्षण की बात, तो जब लोगों को रोजगार, आप देखते हो कई सारे हमारी योजनाएं लॉन्च होती हैं, जैसे ICDS हो गया और कई सारी स्कीम्स जो भी हैं लॉन्च होती हैं, तो वहां पर सामूहिक शिक्षण भी लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सामूहिक शिक्षण लिए जाते हैं, लेकिन हर जगह हर समय ये चीज लागू नहीं है। आपका जो व्यवहारिक शिक्षण है, ये हर जगह हर टाइम हर जगह यूटिलाइज होने वाला कारण है। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये जो आपका व्यवहारिक है, ये आपका हर साइंस में भी आएगा, आपके समूह में भी आएगा। क्योंकि अगर आपका व्यवहारिक अध्ययन अच्छा है, तो ओवरऑल आप क्या करोगे? अच्छा करोगे। ठीक है, एक तरह से व्यक्ति को शक्ति प्रदान होती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देख कर सीखना, करके सीखना, पढ़कर सीखना, या फिर सुनकर सीखना। तो देखिए, क्या ये सारे के सारे ऑप्शन सही नहीं है? प्रसार शिक्षा में तो हमने सारा पढ़ाया है, आपको पढ़ाया ना सारा, कि भाई हम देख कर इतना % सीखते हैं, करके इतना % सीखते हैं, पढ़ करके इतना % सीखते हैं, और सुन करके इतना % सीखते हैं। पढ़ाया ना मैंने? तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऑप्शन गलत है, लेकिन अब यहाँ पर जब परसेंटेज की बात हो, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ गिन के करना बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था कि जब आप करके सीखते हो, क्या करते हो? करके सीखते हो, तो वहां पर 90% गेनिंग होती है। कितनी होती है? 90% गेनिंग होती है। आप वहां पर 90% चीजों को सीखते हो, क्योंकि वहां पर जब आप चीजों को करते हो, तो आपकी 5 की 5 ज्ञानेंद्रियां क्या रहती हैं? एक्टिव रहती हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप सीख जाते हो। ठीक है, आई होप दैट आप समझ गए होंगे। चलिए, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 क्वेश्चंस है। नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अधिकृत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? समझ, नवीन प्रचलन जो भी हमारे समाज में नए नए प्रचलन आते हैं, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कुछ हो, नवीन प्रचलन में कुछ भी नवीन प्रचलन हो सकता है। तो ऐसे नवीन प्रचलन जो हमारी मार्केट में, जो हमारे समाज में आए हैं, उनको जो सबसे बाद में एक्सेप्ट करते हैं, वो कौन सा होगा? तो बताएंगे। इसका सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत रोजर्स महोदय ने दिया था। किसने? एल्बर्ट रोजर महोदय ने किया था। उन्होंने दिया था, जो आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, आपको याद होगा, अर्ली मेजोरिटी, अर्ली एक्सेप्ट, ये सारी चीजें जो आपकी पूरे 5 के 5 उन्होंने स्टेप बताए हैं एवरेट रोजर्स ने। तो एवरेट रोजर्स ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो सबसे बाद में ग्रहण करते हैं, उनको बोला जाता है क्या? लैगार्ड्स। क्योंकि प्रारंभिक अभिकारक जो होते हैं, वो सबसे पहले आते हैं, फर्स्ट नंबर पर यही आते हैं। ठीक है ना? इसके बाद आपके जो विलंबित अभिकारक होते हैं, ये आपके तीसरे या चौथे स्टेप में, ऐसे तीसरे स्टेप पर आते हैं।
थे, जो कि लेकिन लैगार्ड्स जो है आपका वो आपका सीधे सीधे आपका किस में आता है, आपका सबसे लास्ट में। ऐसे व्यक्ति जो नई टेक्नोलॉजी को सबसे बाद में ग्रहण करते हैं, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर, और वो एंडिंग पॉइंट कब होता है, जब वो चीजें आकर के फिर से जाने का रूप ले लेती हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, लैगार्ड्स। तो आज के क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक डन हुए, 25 क्वेश्चन। आज पूरा का पूरा 11 क्वेश्चन कल किया था, आज कितना शेष बचा था, 14 क्वेश्चन। सारे बच्चे बताएंगे कि कितना आउट ऑफ 14 कितना चेस किए, सारे बच्चे बताएंगे आउट ऑफ 14 टोटल क्वेश्चन आज कितना किया, 14 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने किया, चलिए बताएं, सारे बच्चे बताएंगे। रोमा सक्सेना ए नहीं होगा बेटा, डॉली श्रीवास्तव वेरी गुड मॉर्निंग, टिंकल सिंह 14 आउट ऑफ 9, 14 आउट ऑफ 11, 14 आउट ऑफ 12, आयशिया बेगम जी का अच्छा आंसर ही दे रही, राज जी का 10 आया है आउट ऑफ 14, पी वर्मा जी का 10, प्रियंका जी का 12, सोनी जी का 10, विनीता जी का 12। चलिए, अच्छा स्कोरिंग है मैम, ये न्यू बैच को नहीं पढ़ाई बेटा, जब अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, क्या अभी न्यू बैच कब से स्टार्ट हुआ है, 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 2 नवंबर से, आज कितना नवंबर ही चल रहा है ना, अभी तो पर्टिकुलर कायदे से 15 डेज भी नहीं हुए, बिकॉज 2 डेज हॉलीडे चला गया, किस पर, दीपावली पर। तो ऐसी कौन सी गुट्टी है जो आप लोगों को एकदम से घोल के पिला दी जाएगी और सारा कुछ पढ़ लेंगे, तो सीक्वेंस से सारी चीजें पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग सीक्वेंस से सब चीजें पढ़ते हैं तो वो चीजें अच्छे से हमारे माइंड को पिकअप करती हैं। ओके, तो सारे बच्चे मेहनत करते रहेंगे। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन थे, इजी थे क्वेश्चन या नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे, जिसमें कि मेरा जहां तक अनुमान है कि जो बच्चे पुराने हैं, न्यू स्टूडेंट की बात नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही पढ़ने होंगे, जो बच्चे पहले से जुड़े उनका 14 आउट ऑफ 14 आना चाहिए था, क्वेश्चन का प्रारूप ऐसा था, लेकिन फिर भी इन केस किसी भी तरह से गलत हुआ हो, इसमें कोई बात नहीं, यहाँ गलत हो जाए, पूरा गलत हो जाए, वहां ना गलत हो कुछ, ठीक है। तो कहने का मतलब, इतने इजी क्वेश्चन में अगर 4 क्वेश्चन गलत हो रहा है, इट मीन्स इंडिकेट क्या कर रहा है, यू नो, सब लोग जानते हो, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर द एंड करते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।